हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद योर न्यू चैप्टर दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आजकल आसपास क्या चल रहा है। आजकल आपको पता है कि राइट नाउ जिस टाइम पे वीडियो बन रही है इस टाइम पे कोरोना का फेयर बहुत ज़्यादा है और केसेस जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया फिर भी काफ़ी हद तक जो है सही परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को काफ़ी बचा के रखा हुआ है। और कोविड के कंटेनमेंट के लिए इंडिया के जो एफर्ट्स हैं दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट्स। बट डिस्पाइट ऑफ दिस इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। रीज़न है उसके पीछे क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल डाउन हो गई हैं और बिल्कुल लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। तो इसका असर इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली आ रहा है और उसकी वजह से जो है आप लोग जानते हो जीडीपी ग्रोथ रेट्स जो है हमारे वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। ओके, इन बिटवीन में अभी न्यूज़ देख ही रही थी तो उसमें था कि एक जो कंपनी है कैपिटल फ्रूट्स करके, तो उसके जो फाउंडर्स हैं गौरव एंड शशांक, दे आर सेइंग, उन्होंने कहा है कि कैश इज किंग। राइट नाउ दे आर फीलिंग कि कैश जो है वो मार्केट का किंग है और हम लोग जो है कैश को सबसे ज़्यादा कंजर्व कर रहे हैं इस टाइम पे। उन्होंने अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो रिम्बर्समेंट्स थे उनको कम कर दिया है और वो अपने स्टेक होल्डर्स को पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका एनपीए कर्व जो है वो फ्लैट रहेगा, अपवर्ड नहीं जाएगा। मतलब ये न्यूज़ आपको बताने के पीछे मेन रीज़न यही था कि आप लोग अपडेटेड रहो, आपके आसपास हो क्या रहा है जिसको आप अपने बुक की स्टडीज़ के साथ में रिलेट कर पाओगे। अब देखो, ये स्टेक होल्डर्स जो मे भी अनहैप्पी हो सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी में हो सकते हैं करंट की सिचुएशन की वजह से, उनको एश्योर कर रहे हैं कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एनपीए का फ्लैटन रहेगा और पिछले हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम इस सुनामी को भी पार कर जाएंगे। तो देखो कितना अच्छा तरीका है अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने का, जो ये गौरव और शशांक दोनों ने अपनाया है। आप लोग रीड करना है इस आर्टिकल को, इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ है ये। ओके, नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। मैं आपको बता देती हूँ कि प्लानिंग चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्लान्स आपको बनाने होते हैं और प्लान्स बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट सो ईजी। अपने आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको एक फंक्शन परफॉर्म करना होगा मैनेजमेंट का। दैट इज सेकेंड फंक्शन जो है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या करते हो कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लेकर आते हो, रिसोर्सिस को काम पर लगाते हो, उसके बाद इन दोनों को इंटीग्रेट करके फाइनली अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो मेन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और आपके बाकी के कैपिटल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मशीनरी, लैंड, मैं कई बार बता चुकी हूँ वो, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो दोनों को आपने इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, मिलाना है और दोनों को इस तरीके से वर्किंग में लेकर आना है और इसी से काम पर लगाना है कि आपका जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो जाए। उसको अचीव करने में कहीं आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सामने ना आए। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या काम हमारे बिजनेस के अंदर किया जाना है, हमारे प्लान को फुलफिल करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, उनको आप डिवाइड करते हो स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देते हो। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि जो बंदा उस काम को करने में एक्सपर्ट है उसको वो उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग पहले आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो। यस, डिपार्टमेंट्स यानी कि डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक अलग डिपार्टमेंट में रखना और दूसरे काइंड की एक्टिविटीज़ को दूसरे डिपार्टमेंट में रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परचेज की परचेज से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो आप परचेज डिपार्टमेंट में रखोगे, सेल्स से रिलेटेड जितना वर्क है वो सेल्स डिपार्टमेंट में रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ड्यूटीज़ आप असाइन करते हो, देन डिपार्टमेंट्स बनाते, ड्यूटीज़ असाइन करने का रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हो। मतलब कि बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद यू आर वेरी मच क्लियर कि कौन बंदे को क्या काम मैंने दिया है, किस बंदे को क्या काम दिया है, कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई काम हमारा छूटा तो नहीं। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से इंश्योर कर लेते हो। तो ये सारा आपका ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आपके
क्लियरली मेंशन हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करोगे, और असेंबल करने के बाद उनके बीच के रिलेशनशिप्स क्लियर कर दोगे। भाई तूने ये काम करना है, इसका ये काम है, ये मशीनरी वहाँ लगेगी और इसके ऊपर ये बंदा वर्क करेगा और उस बंदे को रिपोर्ट करेगा। सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन, यानी कि एक तरीके से ब्लूप्रिंट सा बना के रख देते हो कि भाई ये काम होना है, ये एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो बंदा होगा वो उसको रिपोर्ट करेगा, वो बंदा इससे जो है जवाब लेगा, ये सारी चीज़ें। तो एक बार आप जरा इस वीडियो में देख लीजिए, वीडियो नहीं मैं बोलूँगी इसको, एक इमेज ही है, उसमें आपको सारी की सारी जो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, तो वो आपको क्लियरली पता चल जाएगी। 4 स्टेप है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए। हेयर यू कैन सी दैट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोसेस है तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, एंड थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड द फोर्थ वन इज़ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब इन चारों स्टेप्स को ध्यान से देख लो बेटा, सबसे स्मॉल प्रोसेस आपको पूरी बुक में यही मिलेगी, एंड आज के वीडियो में हम यही करेंगे। तो अब मैं आपको एक बार और इसको समझा देती हूँ। तो देखा आप लोगों ने, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस जो है दैट इज़ नॉट अ लेंदी वन, कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, और खाली 4 स्टेप्स आते हैं इसके अंदर, और इनको अगर आप समझ लेते हो तो आप लोगों ने अगर चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों के 2 प्रिंसिपल्स रिवाइज हो जाएंगे इस चैप्टर में आके। और वो प्रिंसिपल कौन से होंगे? डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम इन चारों स्टेप्स को आज अच्छी तरीके से देख लेते हैं। कि जो वेरी फर्स्ट स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो आप क्या करोगे कि जो भी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, यानी अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, पहले तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, देन उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ताकि किसी भी काम का डुप्लीकेशन ना हो, कोई भी काम रह ना जाए। ठीक है, देखो जैसे किसी स्कूल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मेन वर्क क्या है? एजुकेशन देना। तो एजुकेशन देना, बट कमर्शलाइजेशन है तो एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा जो है इनकम, प्रॉफिट अर्न करना, वो भी एक पार्ट है इस प्रोफेशन का। प्रोफेशन ही बोल सकते हैं हम इसको, इस फील्ड को प्रोफेशन पूरी तरह से नहीं बोल सकते, बिजनेस ही एक तरीके से, प्रोफेशन नहीं रहा, बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, मेन काम है एजुकेशन देना। तो एजुकेशन अगर आप दे रहे हो तो उस काम को स्मॉलर पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। प्री प्राइमरी की एजुकेशन अलग है, प्राइमरी की एजुकेशन अलग है, मिडिल विंग की एजुकेशन का सिस्टम अलग, और जो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इनका एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल अलग है, सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो उसको आपको अलग अलग स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लिया हम सीनियर सेकेंडरी में ही आ जाते हैं, तो उसमें भी देखो आपको पता है 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज हो गई, कॉमर्स स्ट्रीम हो गई आपकी, और फिर जाके आपकी साइंस स्ट्रीम हो जाती है। साइंस स्ट्रीम में भी आपके क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। कॉमर्स में भी क्या होता है, बच्चे कई बार विद मैथ्स लेते हैं, कई बार विदाउट मैथ्स लेते हैं, मतलब हर चीज को जितना हो सकता है स्मॉलर पार्ट्स में उसको क्लासीफाई कर लेते हैं ताकि वो इजीली परफॉर्म हो सके। अब मान लिया कि सिर्फ हम 12th का ही बनाते तो हो सकता था कोई सब्जेक्ट छूट जाता, है ना, तो उस पर ध्यान नहीं जाता, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमने छोटे से छोटे चीज को भी छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया है, तो इसे डुप्लीकेशन नहीं होता और कोई भी काम रहता नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना स्मॉलर पार्ट्स में। सेकंड जो आपका स्टेप है दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट क्या होते हैं? अच्छा देखो, आप लोग कभी जब मॉल वगैरह जाते हो या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो तो आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि जहाँ पर अगर कॉस्मेटिक्स के आइटम है तो उस एरिया में ना आपको कॉस्मेटिक्स के ही आइटम्स मिलेंगी, और जहाँ पर ये आपके जो ग्रॉसरी का सेक्शन होता है वहाँ पे ग्रॉसरी के आइटम्स मिलेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे स्नैक्स होते हैं उस एरिया में स्नैक्स ही मिलेंगे। तो ये क्यों है? ये डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़
को आप सिमिलर ग्रुप में रख देते हो, जिससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आ जाती है। अब देखो, आपको पता है कि भाई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हो, आपको पता है कि आपको अगर कोई स्पेशल नमकीन पसंद है तो वो कहाँ पर मिलेगी, यानी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इधर उधर घूमने में। आपको पता है कि नमकीन वाला सेक्शन यहाँ है, तो आप गए, आपने जाके वहां से पंजाबी तड़का या आलू भुजिया जो भी आपको पसंद है आपने उठा ली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर नहीं पता होता तो ढूंढते, फिर पूछते भैया बताओ कहाँ पर है, तो आपका भी टाइम वेस्ट और उसका भी टाइम वेस्ट। उसका तो चलो कोई नहीं, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताने की, लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट होता। तो यही है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होता है कि सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट में हो जाती है, एक जगह ग्रुप हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। यानी कि स्पेशलाइजेशन बेसिकली क्या है कि जब भी एक बंदा सिमिलर टाइप का काम बार बार परफॉर्म करता है तो उसको उसके जो एक्सपीरियंस है, उसकी नॉलेज है, वो और बढ़ जाती है और वो उस काम को अगली बार और अच्छे तरीके से करता है। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। कि किसी पर्टिकुलर काम में आपको स्पेशलाइजेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मान लिया जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बंदे लगे हुए हैं और उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम वहीं पर ही काम करने दे रहे हैं, तो हमारी बहुत स्पेशलाइज टीम एक तैयार हो जाएगी जो प्रोडक्शन के काम को चुटकियों में करवा देगी। यानी कि अगर कुछ चैलेंज भी आता है ना उस फील्ड में, तो वो उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो डेफिनेटली डिपार्टमेंटलाइजेशन से हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। अच्छा, अब डिपार्टमेंट्स जो बनते हैं ना, ये कई टाइप से बन सकते हैं। देखो, जैसे कि टेरिटरी के बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, टेरिटरी के बेसिस पर आपने डिपार्टमेंट्स बना देने की, नॉर्थ रीजन का अलग, ईस्ट रीजन का अलग और साउथर्न का अलग और वेस्टर्न का अलग, है ना। या फिर आप प्रोडक्ट के बेसिस पर कर सकते हो कि भी कॉस्मेटिक्स का अलग हो गया, या फिर आपका जो ग्रॉसरी सेक्शन है वो अलग कर दिया आपने, इस टाइप से आप कर सकते हो। और उसके अलावा कई बार एक्टिविटीज़ के बेसिस पर भी ये होता है कि क्या कौन से आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग और सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग का अलग बना दिया, आजकल तो मार्केटिंग के अंदर ही सेल्स को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो यही जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए। तो ये चीज़ें आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो उसमें मैं ज़्यादा अभी आपको बर्डन नहीं डालूंगी माइंड पे। तो यही है कि डिपार्टमेंट के अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी एक सेम डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिल जाए। इस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देना। ओके, थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ क्या है कि आपने काम तो आइडेंटिफाई कर लिया, भी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, आपने उनको डिवाइड भी कर दिया, आपने डिपार्टमेंट भी बना दिए, लेकिन जब तक आप काम के लिए ये डिसाइड नहीं करोगे कि ये बंदा ये काम करेगा, तब तक काम कैसे होगा। तो आपको क्या करना होगा, ड्यूटीज असाइन करनी होगी, आपको बताना होगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन will do this work because he or she possess the qualities to perform this work, possess that specialization to perform this work। यानी कि इस काम को ये बंदा करेगा, और किस लिए करेगा, क्योंकि उस बंदे को उस काम को करने के लिए स्पेशलाइजेशन है, यानी कि वो बंदा एक्सपर्ट है उस काम को करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपने ड्यूटी असाइन कर दी थर्ड स्टेप के अंदर, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो है आपका, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब देखो, आप किसी को काम दे दो, उस बंदे से पूछो मत ना, उसको ये बताओ कि तुमसे हम उस टाइम पर पूछेंगे काम किया कि नहीं किया, या फिर आप उसके ऊपर कोई बंदा ही डिसाइड ना करो कि भाई कोई पूछेगा नहीं तुमसे, कुछ बताया ही नहीं उसको, बस काम कर दिया, ठीक है, तो वो क्या लीनियंट हो जाएगा, उसको लगेगा कोई पूछने वाला तो है नहीं, फिर क्या, कोई बात नहीं, 40 बनानी थी 30 बने तो भी क्या, कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियरली डिसाइड करने हैं। हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके काम को देखेगा। मान लो कोई मैनेजर ही है, तो उनको तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, वो भी रिपोर्ट करेंगे, खैर जो इन्वेस्टर्स है उनको रिपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी हम फैक्ट्री एरिया की अगर बात करते हैं, तो मैनेजर्स को हमें ये बताना होगा कि आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड से या सभी डिपार्टमेंटल हेड से आप जो है काम के बारे में पूछोगे, आप उनसे रिस्पॉन्स लोगे। तो ये चीज़ें क्लियरली होनी चाहिए कि हु विल रिपोर्ट टू हुम एंड हु विल गिव ऑर्डर्स टू हुम, ताकि क्लैरिटी बनी रहे। और जो मैनेजेरियल हायरार्की होती है उसको इस्टेब्लिश करने में इस स्टेप का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से सीनियर जो भी मुझसे सीनियर है वो मुझसे रिपोर्ट मांगेंगे, तो मैं उनको रिपोर्ट दूंगी, फिर वो आगे ऊपर रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक हायरार्की मेंटेन होगी,
ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं ऑर्डर्स की, तो जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो मेरे से ऊपर जो है, मेरे जो सीनियर हैं उनको ऑर्डर्स देंगे एंड दे विल पास ऑन द ऑर्डर्स टू मी। तो क्या हो, एक हायरार्की मेंटेन हुई ना, स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़ते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द सेम थिंग। तो हायरार्की मेंटेन होगी और कोई भी अपने काम से बचेगा नहीं बिल्कुल भी। उसमें जो बोलते हैं ना कि जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं कर पाएगा, मतलब अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करेंगे इन द सेंस कि अपनी पसंद का काम करेंगे, लेकिन लीनियंट होकर काम नहीं करेंगे, लापरवाही से काम नहीं करेंगे। ओके तो आई थिंक आप लोगों को चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली यू विल डू दैम। एक बार देख लेते हैं चारों कौन से थे। पहले तो ऑर्गेनाइजिंग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बेसिकली वी आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं हम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्यूटीज असाइन करके इस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर देते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद वाला स्टेप है, भूलना नहीं। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चारों स्टेप इसी के अंदर, इसकी डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं चारों स्टेप। तो आपको ज़्यादा बर्डन माइंड में लेना नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। फिर एक बार एनसीईआरटी देख लेना, अपनी बुक देख लेना, रेफरेंस बुक जो भी है सब क्लियरली मेंशन है। जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे इसके बाद देखने की, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप देख लेना। तो आई थिंक आप लोगों को आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। और अगर कोई सजेशन है बेटा तो आप लोग मुझे बिना हिचक के दे सकते हो, और आई विल ट्राई टू रिमूव दैट। अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं वीडियो में या लेक्चर के अंदर तो आई होप आप लोग अच्छे से करोगे और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। आप लोग तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, जहाँ भी रहोगे खुशी रहोगे। आई नो बच्चे जो होते हैं बहुत मनमौजी होते हैं, चाहे आप कभी फर्स्ट में थे और आज 12th में भी आ गए हो, तो यू आर स्टिल सेम। हम भी बच्चे ही हैं एक तरीके से। तो खुश रहो, हमेशा मस्ती करते रहो, लेकिन साथ के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जैसे सोफियान है, तो वैसे सभी मेरे बच्चे हैं, बट जैसे सोफियान है ही इज़ ऑलवेज इन सम पैसिव मोड, हमेशा किसी पैसिव मोड में रहता है, बट ही इज़ अलर्ट फ्रॉम हिज माइंड, अपने माइंड से अलर्ट बहुत रहेगा, उसको पता रहता है क्या हो रहा है, बट मुझे लगता है कि जैसे वो पैसिव मोड में है। तो सभी बच्चों के लिए लॉट्स ऑफ विशेज़, अच्छे से पढ़िए बेटा, डू वेल, थैंक यू।